Welcome back with Physics Guru Sharan sir. Today we will discuss second term एग्जाम के लिए डुअल नेचर. आज हम डुअल नेचर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम आपको डुअल नेचर के सारे कंडीशंस बताता हूँ. बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही आसान और आपके सेकंड टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है. तो डुअल नेचर में क्या क्या पढ़ना है, बहुत सारी थ्योरी हैं जो आप खुद पढ़ लेंगे. आज मैं एनर्जी बताता हूँ. एनर्जी इक्वल टू एच न्यू. एनर्जी इक्वल टू आप लोग एच न्यू लिखेंगे. वेयर एच इज कॉल्ड प्लैंक कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी. आपने 11th में भी पढ़ा होगा C इक्वल टू न्यू लैम्डा, और हो सकता है आप इसको V इक्वल टू ये पढ़े होंगे न्यू लैम्डा. तो नाउ C रिप्रेजेंट वेलोसिटी ऑफ लाइट. तो ये जो एनर्जी है ये हमारा फॉर्मूला हुआ फोटोन्स का, एनर्जी ऑफ फोटोन. अब एनर्जी ऑफ फोटोन E इक्वल टू एच न्यू हो गया. तो आप E इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू आप लिख सकते हैं C बाय लैम्डा. ये बेसिक चीज है जो अभी मैं रिवाइज करा रहा हूँ बहुत ही क्विक मेथड से, और इससे आपका पूरा चैप्टर ही कवर कर लेगा. तो ये एनर्जी लिखने का तरीका हो गया E इक्वल टू एस सी बाय लैम्डा. अब हम आ जाएंगे मोमेंटम में. आप इसको लिखने के बाद मोमेंटम P इक्वल टू एम वी, ये पहले हम लोग पढ़ा करते थे ना. अब हम मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखना चाहते हैं. तो वी नो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर. अब काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हुआ, इसी को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे m से. तो हाफ m इंटू एम वी स्क्वायर बाय एम. तो ये बन जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय एम. तो नाउ वी कैन राइट हाफ पी स्क्वायर बाय एम. तो ये काइनेटिक एनर्जी P इक्वल टू अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी. आज जो ये मैं आपको बता रहा हूं इससे आपका हर प्रॉब्लम सॉल्व होगा. जितनी भी न्यूमेरिकल हैं, न्यूमेरिकल बनाने का मेथड है, ये इसी से बनेगा. तो आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा बनेगा. काइनेटिक एनर्जी के बाद आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी. तो आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होता है. काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पोटेंशियल एनर्जी को EV लिखा करते थे, where E is the electron and V is the potential energy. आप इस पोटेंशियल एनर्जी को कट ऑफ पोटेंशियल में भी कन्वर्ट कर सकते हो. तो आप इसको V नॉट भी लिख सकते हो, ये कट ऑफ पोटेंशियल हो जाएगा. अब V भी लिख सकते हो, ये पोटेंशियल हो गया. अब जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है इसमें, वो ही लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम वी होगा. लेकिन अब इस चैप्टर का मेन थीम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इसके 2 रूल्स होंगे, 3 रूल्स होंगे किसी बुक में, आप थ्योरी वो पढ़ेंगे खुद ही. अब देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टाइन इक्वेशन आता है, उसको मैं लिखता कैसे हूँ. हो सकता है कई बच्चों को ये याद नहीं होता है. ये कोई मेटल सरफेस है और इस पे एक हमने एनर्जी लगाया E, एंड वी नो E इक्वल टू एच न्यू होता है. तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेड होके निकल जाएंगे. तो जब वो निकलेंगे हैविंग सम वेलोसिटी, उसमें कुछ वेलोसिटी होगा, और जब वो वेलोसिटी से निकलेगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा. तो आप इसको लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ये. लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन इतना स्ट्रॉन्ग होगा जो उस एनर्जी से बाहर नहीं आएगा, मतलब वो इसी में रह जाएगा. तो वो क्यों रह गया, तो उसके लिए कोई एक ऐसा एनर्जी है जो उसको रोक के रखा, एंड दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन. इसको हम लोग वर्क फंक्शन बोलेंगे. एंड एच न्यू नॉट, एंड वी नो न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने नहीं देता है. तो अगर आप एनर्जी को इक्वेट करें, अगर आपने वर्क एनर्जी में यहाँ पढ़ा होगा 11th में कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड बाय अस नॉर डिस्ट्रॉयड. एनर्जी को ना ही हम क्रिएट करते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय करते हैं. इट इज
कन्वर्ट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो शुरुआत में आप देखेंगे यहाँ पर जो h न्यू एनर्जी है हमने मेटल सरफेस पे स्ट्राइक किया, वो 2 एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो आप लिख सकते हैं h न्यू इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस h न्यू नॉट। ऐसा फंक्शन बनता है कि एनर्जी को हमने डिस्ट्रॉय भी नहीं किया, मतलब 2 हिस्सों में बट गया। तो ये है। अब ज्यादातर लोग आइंस्टाइन इक्वेशन को लिखते हैं h न्यू इक्वल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट, ये डायरेक्ट लिखते हैं और कईयों को तो ये याद ही होता है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो आपको ये इक्वेशन हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि ये फर्स्ट एनर्जी है, ये मेरा काइनेटिक निकल गया, ये वर्क फंक्शन हो गया, इन दोनों का सम जो है टोटल एनर्जी के बराबर हो गया। अब ये इक्वेशन से आप जो मर्जी निकाल लीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू h कॉमन ले लिया तो न्यू माइनस न्यू नॉट, ऐसा फंक्शन बन गया। इसी को हम लोग आइंस्टाइन इक्वेशन बोलते हैं। अब इसी को थोड़ा सा और मैं बढ़ा देता हूं। h आप न्यू को लिखेंगे c बाय लैम्डा माइनस c बाय लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए। देन वी कैन राइट sc कॉमन ले लिया 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। मेरा मोटिव है न्यूमेरिकल बनाना। अब न्यूमेरिकल में फॉर्मूला को खुद डेवलप करो, कुछ भी याद नहीं कर रहा हूं मैं कि एक फंक्शन लिया, इससे मैंने इतने फॉर्मूला निकाल दिया। अब फिर इससे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूं इसको। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कैसे होगा? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का इक्वल होता है। तो आप इसको EV भी लिख सकते हैं। तो वी कैन राइट EV नॉट इक्वल टू SC 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। ये भी हमारा एक इनर इक्वेशन बन गया। अब इससे अगर आप V नॉट निकालेंगे तो SC बाय E 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट, ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं चाहूं इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखना तो मैं ऐसे लिखूंगा EV इक्वल टू, फिर से मैं लिख रहा हूं, इस C को अंडर डाल दिया, मैंने लिख दिया h न्यू माइनस h न्यू नॉट, ऐसा लिख दिया। मतलब इस इक्वेशन को मैंने काइनेटिक एनर्जी को मैंने ये लिख दिया पोटेंशियल एनर्जी मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म में, फिर h न्यू माइनस h न्यू नॉट। तो आप फिर लिख सकते हैं EV नॉट इक्वल टू h न्यू माइनस 5, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। अब ये हमारा जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म में हो गया। तो V नॉट इक्वल टू हो जाएगा SC बाय E माइनस 5, ये हो गया मेरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म में। तो V नॉट ऐसा भी निकाल सकते हैं Y इक्वल टू mx प्लस c, जो आप यूज करते थे इंटरसेप्ट के लिए, वही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। इसके बाद आएगा आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वल टू h बाय p होगा और hp को आप mv लिख सकते हैं। अब इसी को मैं अलग तरीके से भी लिखना चाहता हूं। मान लो सपोज हमने लिखा लैम्डा इक्वल टू h बाय mv, लैम्डा इक्वल टू हो गया h बाय mv। लैम्डा जो वेवलेंथ हो गया, h प्लैंक कांस्टेंट हो गया, m मास ऑफ द पार्टिकल हो गया। अब वो डिपेंड करता है न्यूमेरिकल में कि वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, हीलियम है, ये क्या चीज देगा वो बताएगा। एंड v जो है, v हमारा है वेलोसिटी। अब इस वेलोसिटी को मैं चाहता हूं कन्वर्ट करूं, तो वेलोसिटी कैसे लिखेंगे? वी नो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो आप लिखेंगे हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी E, ये v, ये जो बड़ा सा v हमने लगाया दैट इज पोटेंशियल, एंड ये छोटा सा v जो है ये हमारा वेलोसिटी है। तो अब यहां से वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू आप लिखेंगे 2, ये 2 इधर आ गया, EV बाय m, तो ये हमारा v आ गया। तो v इक्वल टू आप लिखेंगे 2EV बाय m, तो यहां पर रख दो आप। तो लैम्डा इक्वल टू h बाय m और v को आप लिखेंगे 2EV
बाय एम, तो इस एम को अंदर ले जाएंगे तो h बाय, जब ये अंदर आएगा रूट के अंदर एम स्क्वायर हो जाएगा, आप बाहर निकालोगे वापस m हो जाएगा, तो ये हो गया अंडर रूट 2, एक अंदर गया m स्क्वायर हो गया, नीचे m है तो कट गया m e v, ये हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। आप अगर चाहो तो h बाय अंडर रूट 2 m और ईवी को हम काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन सब का वैल्यू डालोगे आप, तो जो पोटेंशियल है ये मुझे मालूम नहीं है, तो इन सब का यूज करके 12.27 अंडर रूट वी इतना एंगस्ट्रॉम आएगा वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको बाद में जर्मर एंड डेविएशन ने प्रूफ कर दिया कि हाँ डी ब्रोगली वाज राइट, उसने वहां पर पोटेंशियल का वैल्यू डाल के देखा, सही आ गया। लेकिन हमारा सेकेंड टर्म में डीप जर्मर एंड डेविएशन नहीं है। जब ये जर्मर एंड डेविएशन नहीं है तो हम उसको अभी डिस्कस नहीं करते हैं। अब देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या क्या आपको पढ़ना है, या डुअल नेचर में सबसे पहले कंडक्टर, जो कंडक्ट करता हो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिसमें हो रहा हो, कंडक्टर हो गया। फिर इंसुलेटर होगा जो कंडक्ट नहीं करता हो। उसके बाद आप आ जाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, इसके 3 लॉज होंगे, किसी बुक में 2 लॉज होंगे, वो आप बुक से रीड करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि इसी में आपको आएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज में भी आता है और अलग। उसके बाद आएगा एक एक्सपेरिमेंट है कि कटअप पोटेंशियल क्या होता है, सैचुरेशन करंट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो सपोज करो ये एक मेटल का कोई मेटल सरफेस है और इस पे हमने एनर्जी रेडिएट कराया, तो इससे एनर्जी गेन होने के बाद इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, इलेक्ट्रॉन चलने लग बाहर निकल रहा है, तो ये करंट को प्रोड्यूस कर रहा है, करंट आ रहा है, तो ऐसे करंट को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। अब होता क्या है, सपोज करो एक छोटा सा बल्ब 100 वाट का या 0 वाट का चला देंगे, उसके पास कोई मेटल सरफेस रखेंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उस मेटल का जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू द बल्ब। फिर आप इंटेंसिटी बढ़ाओ, इंटेंसिटी बढ़ाओ मतलब वहां पे आप 100 डिग्री वाट का रख देंगे, और इंटेंसिटी बढ़ाओ 1000 डिग्री वाट का रख दो, तो ये मेटल सरफेस धीरे धीरे गर्म भी होना शुरू हो जाएगा। आप एक्सपेरिमेंट ये खुद भी कर सकते हो। आप जब बल्ब के छोटे बल्ब के सामने खड़े होंगे तो आपको कोई फील नहीं होगा, लेकिन जब हेलोजन लाइट के सामने आप खड़े होंगे तो आपको गर्मी लगने लग जाएगा। जो क्रिकेट मैच होता है स्टेडियम में जो बने होते हैं बल्ब, उसमें वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी क्रिएट करता है, इसलिए डे नाइट मैच में हमें पता नहीं चलता रात में इतनी लाइट्स होती है। तो इंटेंसिटी जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो फ्लो करेगा, तो वो हमारा करंट हुआ, दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें क्या है, सपोज करो ये फोटो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में बढ़ा रहा हूं, एक ऐसा कंडीशंस आएगा जब आप इंटेंसिटी को मैक्सिमम कर देंगे, या इंटेंसिटी आप बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन इसकी कैपेसिटी होगा मैक्सिमम, इतना ही इजेक्ट कर सकता है, उसके बाद ये इजेक्ट नहीं करेगा, तो मैक्सिमम करंट हो गया, एंड दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन पॉइंट। अब इसी को हम रिवर्स में डाल देंगे तो यहाँ से करंट रिड्यूस होगा। अगर हमने करंट रिड्यूस करना शुरू किया तो एक ऐसा समय आएगा, एंड दैट इज कॉल्ड कटअप पोटेंशियल, उसी को EV0 से हमने रिप्रेजेंट किया। ये हो जाने के बाद आपको आइंस्टाइन इक्वेशन याद रखना है, एनर्जी शुरू कर डालेंगे इक्वल टू hν प्लस वर्क फंक्शन, तो उल्टा बोल दिया, वर्क पूरा hν इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस फाई इज द वर्क फंक्शन hν0। अब इसमें से आप काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो hν माइनस फाई को hν0 लिख सकते हैं, और न्यू को c बाय लैम्डा लिख सकते हैं, न्यू नॉट को c बाय लैम्डा नोट कर सकते हैं, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसको मैंने नॉट से रिप्रेजेंट किया है, नॉट का मतलब छोटा सा जीरो जो नीचे लगा हुआ है। तो ये आप अपनी मेथड से अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं, और न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग। तो जो भी कंडीशंस है ये सारे
ये हमने आपको अभी बता दिया कि ये ऐसे लिखा जाता है और ऐसे ही आप लिखेंगे। अब आ जाते हैं हम न्यूमेरिकल में। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो EM हुए वह उसका सबसे बड़ा चीज है न्यूमेरिकल और उसके ग्राफ्स ये सब। तो अब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन 1, एन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, एक इलेक्ट्रॉन है एक अल्फा पार्टिकल है, हैव द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इसका भी वेवलेंथ लैम्डा है और इसका भी वेवलेंथ लैम्डा है, एसोसिएटेड विद देम हाउ आर देयर काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड टू ईच अदर। तो इसका काइनेटिक एनर्जी और इसका काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है ये हमें बताना है। मतलब किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को फिर से। एन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, एक इलेक्ट्रॉन है एक अल्फा पार्टिकल है, हैव द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, दोनों का डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो हमारे पास सेम है, मतलब लैम्डा लैम्डा है। हाउ आर देयर काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड टू ईच अदर, तो इनका काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे, हाफ mv², जो मुझे नहीं आता था तो मैंने लिख दिया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। अब मैं इसको वेवलेंथ के टर्म में लाऊंगा। तो डी ब्रॉगली के लिए हमने क्या करना है, इसको m से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी m से डिवाइड करेंगे। तो आपको मैंने अभी बताया था काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ। अब m²v² हो गया तो आप मोमेंटम को क्या लिखते हैं, mv, तो ये हो गया मोमेंटम का स्क्वायर बाय m। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी हो गया p² by 2m, where k is the kinetic energy, p is the momentum, m is the mass of particle, not alpha and electron। मैंने m लिखा है क्योंकि मैं बाद में कंपेयर करूंगा। एंड वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू होता है h by p, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो होगा लैम्डा इक्वल टू h by p। तो यहां से आप p का वैल्यू निकालेंगे, therefore we can write p इक्वल टू √2m काइनेटिक एनर्जी। तो लैम्डा को मैं लिखूंगा h by √2m काइनेटिक एनर्जी। तो h by 2m काइनेटिक एनर्जी ये हमारा लैम्डा का एक फॉर्मूला हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रॉन का लैम्डा था और जो अल्फा का लैम्डा था वो दोनों सेम है। तो वी नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लैम्डा E इक्वल टू लैम्डा अल्फा, ये दोनों इक्वल है। और लैम्डा का हमने ये वैल्यू निकाला तो आप लिखेंगे 2, अब यहां पे लिख देंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फिर यहां लिखेंगे लैम्डा √2 मास ऑफ अल्फा एंड काइनेटिक एनर्जी अल्फा। ये हमने इन दोनों को लिख दिया। तो अब ये कैंसिल हो जाएगा, सब चीज कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बच गया, ये कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया। तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी अल्फा मास ऑफ अल्फा इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा आ गया हमारे पास। अब ये आने के बाद क्या, अंडर रूट था, मैंने दोनों साइड का अंडर रूट हटा दिया। बट वी नो मास ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मुझे मालूम है कि जो मास ऑफ अल्फा है वो ज्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो मास ऑफ अल्फा अगर ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी जो अल्फा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, अगर इनको कंपेयर करेंगे दोनों इक्वल है, तो मास ये ज्यादा है तो इनवर्सली में ये कम हो जाएगा। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। ये हमारा रिलेशनशिप आ गया इनका, कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो ये ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का, ये कम हुआ, क्योंकि इसका मास ज्यादा है तो ये कम हो गया, ये कम है तो ये ज्यादा हो गया।
एकदम सिंपल है क्वेश्चन, इसमें कुछ भी बहुत ज्यादा वो नहीं लगना चाहिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता हूं मैं, टू लाइन्स ए एंड बी इन द स्लोप, जिसका डायग्राम गिवन होगा, द वेरिएशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जो डायग्राम है वो ऐसा है, दो स्लोप बन रहा है, एक हमारे पास ए है और दूसरा हमारे पास बी। ऐसा दिया हुआ है, वेरिएशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ये लैम्डा है और ये 1/√v ऐसा दिया हुआ है डायग्राम में। where v is the accelerating potential difference of the two particles carrying the same charge, दोनों का चार्ज भी सेम है, which one of the represent the particle of smaller mass, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा स्मॉलर मास को रिप्रेजेंट करेगा, ए या बी। हमारे पास ऐसा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन को फिर से बोलता हूँ, टू लाइन ए एंड बी, टू लाइन ए एंड बी इन द प्लॉट गिवन ऑन द पेपर, ये पेपर पे बना हुआ है, आपके स्कूल में लिखा होगा पेपर पे। वेरिएशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो लैम्डा वर्सेस वी है, तो लैम्डा वर्सेस 1/√v, where v is the accelerating potential difference of the two particles carrying the same charge, इन दोनों का चार्ज जो है सेम है, मतलब इस पे भी E है, इस पे भी E है, तो मे भी एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी हो सकता है, उनके मास डिफरेंट होते हैं। Which one of the two represent the particle of smaller mass, तो इसमें से हमें स्मॉलर मास को रिप्रेजेंट करना है, तो कौन सा होगा, तो वी नो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है। अब देखो मैं फिर से बोल दूंगा लेकिन आपको आ जाना चाहिए, लैम्डा इक्वल टू होता है लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन h/2m/e/v। अब ये नहीं आया समझ में, तो फिर से मैं बोलता हूँ, लैम्डा इक्वल टू h/√2m काइनेटिक एनर्जी ऐसा होता था। ये कैसे आया फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये आपका फर्स्ट टाइम है तो प्रॉब्लम ना हो जाए, बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। आपको हमने बोला था कि काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिखेंगे 12mv² इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी को ev। तो यहाँ से v का जो वैल्यू था वो 2ev/m था, पिछली क्लास में पिछले पेज पे मैंने लिखा था, और h/mv में डालकर ये लाया था। अब ना काइनेटिक एनर्जी को ही हम पोटेंशियल एनर्जी ev लिखते हैं, तो हमने ev के टर्म में लिखा क्योंकि हमारा यहाँ v के टर्म में गिवन है। अब क्वेश्चन के बोल रहा है कि हमें सेम चार्ज है, दोनों का चार्ज सेम है, तो इस लाइन को मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ, ये नहीं लिखना है, लैम्डा इक्वल टू इतना आ गया, तो लैम्डा √v को मल्टीप्लाई कर दिया मैं, ये √v को इधर ले गया तो इधर बच गया h/√2me, ये हमारा √2me बच गया। लेकिन जो ग्राफ है आपको ग्राफ देखना है √1/v के टर्म में, तो मैं स्लोप निकालूंगा। ग्राफ जब भी आएगा तो दो ही चीज होता है, या स्लोप निकालेंगे या एरिया निकालेंगे, तो आपका आंसर आएगा। अगर सपोज करो आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा तो एरिया और स्लोप ट्राई कीजिए निकालने का, आपके पास कुछ न कुछ आंसर आएगा। अब मेरे पास क्या है, स्लोप निकालूंगा। स्लोप का मतलब होता है एक तरह से tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है लैम्डा और बेस है 1/v0, तो ये हमारा स्लोप नहीं बन रहा है, तो मैं इसको स्लोप बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ये डिवाइडेड बाय हमें v होना चाहिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ लैम्डा डिवाइडेड बाय 1/√v, ऐसा लिख देंगे तो ये वापस ऐसा ही हो जाएगा। तो ये ऐसा होने के बाद h/√2me ऐसा आ गया। तो आप अगर इसको देख रहे हैं तो इसमें क्या पता चल गया, हमारे पास जो है वेवलेंथ आ गया, हमारे पास ये आ गया स्लोप, तो स्लोप जो है 1/√v, तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा, तो आप किसका स्लोप ज्यादा देख रहे हैं, b का, तो स्लोप ऑफ b ग्रेटर देन
स्लोप ऑफ ए। ये हमारा स्लोप जो है वो बी का ज्यादा है ए से। स्लोप का मतलब ये हो गया, ये बी का ए से हमारा स्लोप ज्यादा है। तो अब इसमें अगर मैं देखूं तो 1/√mb ग्रेटर देन 1/√ma हो जाएगा। अगर आप ऐसा लिख दिया तो इसका मतलब हो गया स्लोप जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, इनवर्सली 1/m हो गया। तो गिवन जो स्लोप है आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्लोप जो है वो 1/√m के टर्म में आ रहा है या इक्वल टू m के टर्म में आ रहा है। तो ऐसा हो गया हमारे पास। तो जो ये है m b ये इनवर्सली है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिखेंगे ma ग्रेटर देन mb, मतलब जिसका स्लोप ज्यादा है उसका मास कम हो जाएगा। तो मास स्लोप कम किसका है, a का है, तो a का जो है मास ज्यादा हो गया। तो ऐसे ही हम न्यूमेरिकल बनाएंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसी को बताएंगे। बस रिक्वेस्ट है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैक्सिमम जितना शेयर करेंगे मेरा वीडियो उतना ही फ्रिक्वेंटली आना शुरू होगा। और जितने रिलेटेड वीडियो है नीट का, ये सब मैं रोज डालना शुरू कर दूंगा। तभी जब आप इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जब तक लोग देखेंगे नहीं तब तक वीडियो बनाने ना वो मेरे में क्रेज नहीं आता है। जब आप खूब सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है मैं हर दिन शायद वीडियो डालना शुरू करूंगा, नीट का अलग, सीबीएसई का अलग। ओके, थैंक यू।